हमने पिछले वीडियो में देखा था सिंपल वोल्टेक सेल और सेल के टाइप्स वगैरह, तो वो अलग अलग कुछ जो सेल्स अपने शॉर्ट में कोर्स में है, तो मैं इन शॉर्ट पहले उनको उसकी समरी सब सेल की है टेबल के फॉर्म में बता देता हूँ, फिर एक एक सेल आपको डायग्राम करके डिस्क्राइब कर दी जाएगी। ओके, तो आपने सिंपल वोल्टेक सेल पढ़ा है। सिंपल वोल्टेक सेल में एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो एनोड के तौर पे हम यूज करते हैं कॉपर रॉड, कैथोड के रोज पे जिंक रॉड, इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। इसमें कोई डिपोलराइजर नहीं होता है। इसका ईएमएफ कितना होता है 1.08। उसके बाद है लेक्लांशिया सेल। लेक्लांशिया सेल में एनोड में कॉपर रॉड की जगह कार्बन रॉड यूज करते हैं। जिंक रॉड की जगह अमेलगमेटेड जिंक रॉड। अमेलगमेटेड मैंने आपको बताया था, उसके डिफेक्ट्स बताते समय कि लोकल एक्शन को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, अमेलगम के एक सिंपल लेयर जिंक रॉड पे लेते हैं, तो उस रॉड को अपन बोलते हैं अमेलगमेटेड जिंक रॉड। तो ये कैथोड के तौर पे यूज करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन NH4Cl सॉल्यूशन, और डीपोलराइजर की जगह लेते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन, जिसमें जो है हम कॉपर कार्बन रॉड को डुबा करके अलग से सेपरेट रखते हैं। इसका ईएमएफ 1.5 से थोड़ा कम होता है, पर अप्रोक्स आप 1.5 कह सकते हो, 1.45 होता है ईएमएफ। तो ईएमएफ इसका काफ़ी हाई होता है लेक्लांशिया सेल का। फिर है हमारे पास डेनियल सेल। डेनियल सेल में एनोड के जगह पे कार्बन रॉड नहीं रहती, कॉपर रॉड ही यूज करते हैं, ठीक है। और कैथोड की जगह पे हम अमेलगमेटेड जिंक रॉड देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और डीपोलराइजर होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का अलग से सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कॉपर का पॉट ले लेते हैं पूरा, वही एनोड का काम कर लेता है पूरा पॉट, और उस पॉट में हम जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, और अलग से नेट के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी डाल देते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट धीरे धीरे CuSO4 कॉपर और H2SO4 में कन्वर्ट होते जाता है, तो उसलिए कॉपर सल्फेट का जो है कंसंट्रेशन कम होते जाता है, इसलिए उसमें अलग से नेट में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल देते हैं। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम आता है। इसका ईएमएफ भी वोल्टेक सेल जैसा 1.08 भी होता है, लेकिन फिर भी इसको हम स्टैंडर्ड सेल के तौर पे यूज करते हैं। ये याद रखना कि स्टैंडर्ड सेल इज डेनियल सेल। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे विच इज स्टैंडर्ड सेल, देन आपको याद रहना चाहिए स्टैंडर्ड सेल डेनियल सेल है। इसको स्टैंडर्ड सेल, इसका ईएमएफ कम होता है इन दोनों से, उसके बावजूद इसको स्टैंडर्ड सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सेल ऐसा है जो कॉन्स्टेंटली एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है, एक जैसा करंट देता है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। इसके बाद हम लेंगे ड्राई सेल। ड्राई सेल इज द कॉपी ऑफ लेक्लांशिया सेल। बस सिर्फ फर्क इतना है कि जहां पे यहाँ पे डाइल्यूट या सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं, उसके बजाय थोड़ा सॉलिड या पेस्ट के फॉर्म में सभी चीजें ली जाती है, तो उसको अपन ड्राई सेल होता है। मतलब लेक्लांशिया सेल की कॉपी है ड्राई सेल। देखिए एनोड यहाँ पे भी कार्बन रॉड है, इसमें भी कार्बन रॉड है, कार्बन रॉड के ऊपर ड्राई सेल में ब्रास की कैप रहती है। अमेलगमेटेड जिंक रॉड यूज करते हैं यहाँ पे उसमें लेक्लांशिया सेल में। ड्राई सेल में या तो जिंक अमेलगमेटेड जिंक रॉड लेते हैं, या फिर कई बार क्या होता है जो हम मार्केट में देखते हैं ड्राई सेल, वो मार्केट में जो ड्राई सेल मिलते हैं उसमें पॉट ही, जिसके अंदर पूरा मटेरियल होता है वो पॉट जिंक का बना लेते हैं, तो उस तरीके से उसमें कैथोड का काम उसका पॉट कर देता है। और अमोनियम क्लोराइड प्योर नहीं लेते के उसमें कार्बन का मिक्सचर ले लेते हैं, तो वो एक पेस्ट के फॉर्म में हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का पेस्ट। तो वो पेस्ट उसी को अपन बैटरी कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा
MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर, एक जो है जहाँ इसमें पोरस पार्ट लेते हैं उसकी जगह इसमें एक रेशम की बैग ले लेते हैं। उस बैग के अंदर हम जो है मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिक्सचर जो है वो मिक्स करके उसमें डाल देते हैं। तो वो ये फ़र्क है इन दोनों में। बाकी तो ये एक्चुअल चीज़ वही की वही है। और इसका EMF भी 1.45 या 1.5 जो भी है लिखा होता है। कैडमियम सेल, इसमें कैडमियम के रॉड यूज़ करते हैं एज एनोड, और मर्क्यूरी की लेयर होती है वो काम आती है एज ए कैथोड, और कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें किसी भी प्रकार की जो है डिपोलराइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कोई डिपोलराइजर यूज नहीं करते। इसका EMF काफी कम होता है 1.0। जो आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज करते हैं उसमें जो छोटे छोटे सेल यूज करते हैं वो बेसिकली कैडमियम सेल। ये यहां तक जो है जितने भी हैं ये सब प्राइमरी सेल है। दीज ऑल आर प्राइमरी सेल्स, गॉट इट। और ये जो दोनों हैं इन दोनों को, ये दोनों है सेकेंडरी सेल। कौन कौन से? लेड एक्यूमुलेटर और अल्कली सेल, इसको नीफे सेल, निकल आयरन सेल, एडिसन सेल, ये ऐसे डिफरेंट नाम से अपन जानते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? सेकेंडरी सेल है। इसमें लेड एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि एनोड की जगह पे यूज करते हैं PbO2। एक्चुअली लेड की ग्रिड रहती है जिसके अंदर जो है PbO को H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करके बनाते हैं, पर चार्जिंग के बाद वो PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है, PbO। इसलिए यहाँ पे मैंने नोट के तौर पे PbO लिखा है, लेकिन एक्चुअल जब बनाते हैं सेल तो वो ग्रिड के अंदर PbO प्लस उसको थोड़ा ट्रीट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो बन जाता PB, उसमें PbO प्लस PbSO4, इनका मिक्सचर होता है। ये PbO इट इज कॉल्ड लिथार्ज। और जब सेल को समझाएंगे एक एक सेल को तब मैं और बता दूंगा। लिथार्ज के तौर पर ग्रिड में यूज करते हैं, तो वो चार्जिंग के बाद वो क्या हो जाता है PbO2, इसलिए अपन ने यहाँ पे एनोड के तौर पर ले लिया PbO2। और कैथोड जो है स्पॉन्जी लेड है, और क्योंकि PbO2 उसके अंदर PbO कन्वर्ट हो जाता है चार्जिंग के बाद। कैथोड जब चार्जिंग करते हैं अपन तो चार्जिंग के बाद ये उसमें स्पॉन्जी PB में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कैथोड का काम करता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज करते हैं। शुरुआत में कम होता है परसेंटेज, लेकिन चार्जिंग के बाद उसका परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो उसका डेंसिटी जो है वो 1.24 डेंसिटी हो जाती है चार्जिंग के बाद। जबकि जनरल वे में जब हम लेते हैं वो 1.2 रहती है, और चार्जिंग के बाद 1.24 हो जाती है, और डिस्चार्जिंग के बाद वो 1.18 उसकी डेंसिटी हो जाती है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनिशियली इसमें 40% ले लेते हैं। इसका EMF बहुत हाई होता है 2.2। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी व्हीकल्स वगैरह, बड़े गाड़ियां हैं, ट्रक, बस वगैरह, सब में जो बैटरी यूज करते हैं बड़ी, वो क्या होता है लेड एक्यूमुलेटर ही होता है। उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ज़्यादा में बढ़ा लेते हैं, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो वो बड़ी बड़ी जो बैटरी यूज होती है, मैं उसका अपन जो भी पढ़ेंगे वो इसका छोटा फॉर्म है, और वो बड़ी बैटरी यूज करते हैं वो भी लेड एक्यूमुलेटर ही होता है। इसके अलावा आजकल इसका भी कुछ जगह यूज करने लगे अल्कली सेल या एडिशन सेल, क्योंकि ये लेड एक्यूमुलेटर हैवी होता है ना, उसका EMF ज़्यादा होता है, लेकिन वो क्या, वो बैटरी क्या होती है हैवी हो जाती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करने पे, और ये कंपैरेटिवली लाइट रहती है, और इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए कम ध्यान देना पड़ता है। इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, इसके मेंटेनेंस में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है।
उसका ईएमएफ लेकिन कम होता है 1.35। इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्कली सेल भी यूज कर बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड सेल है और ये अल्कली सेल। इसमें निकल या NiO2, निकल और Ni2, निकल डाइऑक्साइड, ये यूज करते हैं एज एनोड, और कैथोड यूज करते हैं Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। और डाइल्यूट KOH का सॉल्यूशन जो है यूज करते हैं वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट, और इसका ईएमएफ 1.35। बाकी अपन अब डायग्राम में बंद पढ़ते हैं। एक्लांशिया सेल में हम देखते हैं, डायग्राम आप देख रहे हैं कि जिंक रॉड जो है वो यूज कर रहे हैं एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और कार्बन रॉड यूज हो रही है एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। आपको माइनस और प्लस साइन दिख रहे हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाते समय कार्बन रॉड को हम एक पोरस पॉट के अंदर रख लेते हैं। इस पोरस पॉट के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर मिक्स कर करके भर देते हैं। ये डीपोलराइजर के तौर पे काम में आता है। इस ग्लास पॉट के अंदर दूसरी नेगेटिव रॉड जो है वो एज ए जिंक रॉड, अमेलगमेटेड जिंक रॉड ले लेते हैं, और उसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का सॉल्यूशन ले लेते हैं इसी ग्लास में। और इसी के ऊपर के अपर साइड जो है ग्लास रॉड को ऊपर से थोड़ा सा बेंड करके नैरो बनाया जाता है, और ऊपर की तरफ ब्लैक कलर कर लिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं क्रीपर। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है उसका सरफेस टेंशन कम होता है तो वो ऊपर चढ़ने लगता है, तो ऊपर नहीं चढ़े इसलिए वो ऊपर वाली पार्ट जो है उसका थोड़ा सा बैंड कर लेते हैं, ठीक है। इसका ईएमएफ तो आपको पता है 1.4 इसका ईएमएफ होता है, 1.45, 1.5 भी हम बोल सकते हैं। और अमोनियम क्लोराइड इसमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर जो है डीपोलराइजर के तौर पे यूज होता है। अभी हमने ड्राई सेल के बारे में पढ़ा और लैक्लांशिया सेल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल में एक कॉपर का वेसल है, वो कॉपर का वेसल जो है वो खुद पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, राइट। और इस वेसल के अपर साइड में एक नेट बनी रहती है। इस नेट के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट आप जानते हैं, है ना, ब्लू विटेरॉल जिसको हम बोलते हैं, ब्लू विटेरॉल के क्रिस्टल्स जो है वो नेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ही भरते हैं। इसके अलावा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज करने के लिए एक पोरस पॉट लेते हैं हम। उस पोरस पॉट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अमलगमेटेड जिंक रॉड यूज करते हैं। उस जिंक रॉड को ब्रास की कैप से लगा देते हैं और ये पूरा बन जाता है डेनियल सेल। डेनियल सेल का ईएमएफ कम होता है 1.08, ये हमने टेबल में देखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी डेनियल सेल को हम स्टैंडर्ड सेल यूज करते हैं, क्योंकि इसका बीच में करंट कहीं से जो है रुकता नहीं है और एक जैसा करंट मिलता रहता है, उसमें करंट कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है, इसीलिए इसको हम एज ए स्टैंडर्ड सेल यूज करते हैं। और साथ में इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल डीपोलराइजर है। मतलब यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयंस बाहर आते हैं पोरस पॉट से, तो कॉपर सल्फेट से आयंस जो है एक्सचेंज होते हैं और सॉल्यूशन के अंदर ही हाइड्रोजन जो है बन जाती, वो हाइड्रोजन जो है कॉपर के पॉट तक नहीं पहुंच पाती और बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से पोलराइजेशन का खतरा खत्म हो जाता है इसमें। और जो इलेक्ट्रोड के कॉपर पॉट के पास में सिर्फ कॉपर के आयंस ही पहुंच पाते हैं और वो वहां पर आकर के आयंस दे करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो है नेट के अंदर भरे जाते हैं। उसका कारण ये कि क्योंकि डिस्चार्जिंग की में क्या होता है, उस डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन में वो कॉपर सल्फेट जो है वो सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कॉपर तो रिमूव हो जाता है। तो उसके कारण धीरे धीरे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का
डाइल्यूट मतलब जो कंसंट्रेशन कम होता जाता है, तो वो कंसंट्रेशन कम ना हो इसलिए हम नेट में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कर देते हैं। अब अपन देखते हैं ड्राई सेल। इसको भी आप पूरा डायग्राम में देखेंगे कि ड्राई सेल क्या है। ड्राई सेल लेक्लांश सेल की कॉपी समझ लीजिए, है ना। क्यों जो जो कुछ चीजें हैं आपने टेबल में भी देखा कि लेक्लांश सेल और ड्राई सेल में मतलब जो है आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेम ही है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसमें भी हम कार्बन रॉड का यूज करते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर जिंक को, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का फर्क पड़ जाता है। इसमें ग्लास जिंक के रॉड नहीं यूज करते हुए नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर जिंक का कंटेनर ही ले लेते हैं। हम जिंक का कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर बना के उसका पेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि हमको ड्राई सेल का को यूज इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि कन्वीनियंटली कहीं भी इधर से उधर ले जाया जा सके, जबकि लैक्लांशियस सेल को आप कन्वीनियंटली इधर उधर नहीं ले जा सकते, लैब में तो काम कर सकता है। तो ड्राई सेल का पर्पस ही यह है कि आप कन्वीनियंटली कहीं भी ले जाएं। इसके सेंटर में मुस्लिन बैग के अंदर, वैसे आप पेपर का भी यूज कर सकते हैं, बस पोरस चाहिए और थिन होना चाहिए वो। उसके अंदर हम जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर का पाउडर यूज करते हैं, और उस पाउडर के अंदर जो है यूज करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे कार्बन रॉड। कार्बन रॉड के अपर साइड में ब्रास की एक कैप लगी रहती है, और इस पूरे कंटेनर को जो है वैक्स से सील कर देते हैं ताकि वो मटेरियल कहीं बाहर नहीं आए। ठीक है। और कंटेनर के ऊपर जो है अपर साइड में जो है हम उसको पेपर से सील कर देते हैं, पेपर से बंद कर देते हैं ताकि वो बीच में यूज में नहीं आए और जिंक खराब नहीं हो। और लोअर पार्ट जो है जिंक कंटेनर का वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करता है। हमने पिछले इसमें प्राइमरी सेल्स के बारे में पढ़ा है। सेकेंडरी सेल के तौर पे हम दो सेल यूज करते हैं, एक लेड एक्यूमुलेटर और दूसरा एडिशन सेल। तो लेड एक्यूमुलेटर का डायग्राम आपके सामने है। उस लेड एक्यूमुलेटर में बेसिकली यूज करते हैं जो बनकर बैटरी बनाते समय हम क्या करते हैं, लेड की ग्रिड्स बनाते हैं और उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप कर देते हैं। वो ग्रिड में से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के टाइम में क्या होता है कि एनोड पे पीबीओ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके PbO2 बना देता है और इलेक्ट्रॉन एमिट कर देता है। और कैथोड पे क्या होता है कि PbO2H पॉजिटिव जो आयन से उनके साथ रिएक्शन करके Pb और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो ग्रिड में बनाते समय क्या करते हैं कि वो जब बैटरी बनाते समय जो ग्रिड लेते हैं लेड के, उसमें दोनों में PbO प्लस PbSO4 ये भर के रखते हैं। मतलब जो PbO उसको अपन लिथार्ज भी बोलते हैं, लिथार्ज को थोड़ा सा ट्रीट करते हैं H2 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो PbO प्लस H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। और डिस्चार्जिंग के टाइम में क्या होता है कि जहाँ एक ग्रिड पे आपको PbO2 बना हुआ है, वो PbO2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके PbO प्लस H2O बनाता है डिस्चार्जिंग के टाइम में। और नेगेटिव प्लेट पे क्या होता है, Pb प्लस O2 रिएक्ट करके PbO बनाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और PbO जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बना देता है और पिछली वाली कंडीशन आ जाती है। लेड एक्यूमुलेटर की कुछ डिमेरिट्स हैं। उसकी इफिशियंसी जो है वो कहते हैं 70% होती है और रिमेनिंग 30% एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा लेड प्लेट यूज करते हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है और कैरी करने में इनकन्वीनियंट भी होती है। इसमें क्या होता है, इसकी कॉस्ट भी रिलेटिवली हायर होती है दूसरे सेल के कंपैरेटिवली। और लेड एक्यूमुलेटर को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये कम्प्लीटली एक बार डिस्चार्ज हो गया तो कम्प्लीटली डिस्चार्ज होने के बाद ये रीयूज नहीं हो सकता। इसलिए जब इसका EMF 2.2 से कम होकर के 1.1 वाट हो जाता है तब भी
उस और साथ में इसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। उससे देख के पता लगा जा सकता है कि अब इसको चार्जिंग की ज़रूरत है। तो उस जैसे ही वो उस कंडीशन में आ जाता है उसको फिर से चार्ज करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से उसमें अटेंशन भी ज़्यादा देना होता है, मगर फिर भी ये बैटरी यूज़ करते हैं क्यों कई जगह, क्योंकि इसका ईएमएफ ज़्यादा होता है अदर सेल के कंपेरेटिवली 2.2। अब हम देखेंगे एडिशन सेल, अल्कली सेल या निकल आयरन सेल। निकल आयरन सेल हम क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे निकल यूज़ करते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे आयरन का यूज़ करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे KOH यूज़ करते हैं। इस बैटरी का ये भी जो है आपकी सेकेंडरी सेल है, क्योंकि इसको पहले चार्ज करते हैं और बाद में ये यूज में जब लेते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग, है ना। तो चार्जिंग के पहले उसमें क्या होता है कि अपन जो लेते हैं निकल की ग्रिड, उसके अंदर NiOH2 होता है ना, और आयरन की ग्रिड में FeOH2 होता है। लेकिन जब चार्जिंग कर लेते हैं तो उसके बाद चार्जिंग के बाद क्या होता है, NiOH4 बन जाता है पॉजिटिव प्लेट पे, और नेगेटिव प्लेट पे आयरन के तौर पर रह जाता है, OH2 कम हो जाता है इसमें। ठीक है, ये बैटरी लेड एक्यूमुलेटर के कंपैरेटिवली कुछ मामले में बेटर है, जैसे कि ये लाइट इन वेट है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे KOH यूज़ करते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड के कंपैरेटिवली कम हार्मफुल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी की स्किन पर पड़ जाती है तो उसको स्किन पूरी तरीके से बर्न होने लग हो जाती है। तो इसमें KOH यूज़ करते हैं, वो कंपैरेटिवली कम नुकसानदायक होता है। इसके अलावा ये लाइट वेट में होती है, क्योंकि इसमें लेड का यूज़ नहीं करके निकल और आयरन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस लाइट वेट होने के अलावा इसमें इसकी मेरिट में क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब पूरी तरीके से डिस्चार्ज होने के बाद भी फिर से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये सब कारण होने के कारण ये बैटरी लेड एक्यूमुलेटर से कुछ मामलों में बेटर है, लेकिन इसका EMF उससे कम होता है, इसलिए कई जगह इसका इस्तेमाल कम होता है। If video is helpful for you, please like, share, comment and subscribe the channel.